हेलो फ्रेंड्स। सो सी ए फाइनल जुलाई 21 SCMP पेपर का इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 एज यू नो टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको AXC और WYE नाम का दो प्रोडक्ट दिया हुआ है। एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स बताया हुआ है 1,20,000 एंड 70,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 103.8 एंड 150। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन दीज टू पार्ट्स आपको बताया रुपीज आर इन 1000। इसमें यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन को हम ओल्ड सिलेबस से कंपेयर करते हैं तो इसमें यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया है, गलती से लिखना चाहिए था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लिख दिया गलती से डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। फिर है लेबर कॉस्ट जो वेरिएबल है, और डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट वो भी आपका अलग से यहाँ पर दिया हुआ है। सो डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको कुछ स्टूडेंट्स ने वेरिएबल कॉस्ट मान लिया और उसमें मान लिया कि लेबर कॉस्ट इंक्लूसिव है, और अदरवाइज इसको करना कैसे है कि ये डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मान के करना है। ये प्रिंटिंग एरर हुआ है इंस्टीट्यूट की तरफ से। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स इसको इंक्लूसिव ऑफ लेबर कॉस्ट मान लिए उनको भी मार्क्स मिले, और जो स्टूडेंट इसको मटेरियल कॉस्ट मान के किए उसको भी मार्क्स मिले, ऐसा मुझे लगता है। मार्क्स मिलना चाहिए बिकॉज इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रिंटिंग एरर है, तो जैसा भी आप अजम्पशन लेके करेंगे आपको मार्क्स मिल जाना चाहिए। मैं अभी ये वाला सोल्यूशन आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अज्यूम करके कराऊंगा। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको दिया हुआ मशीन सेटअप, टेस्टिंग, इंजीनियरिंग, इसका ब्रेकअप अपने को करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट के लिए नोट था, डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट। These costs are fixed and are not expected to vary over the long run। तो नॉर्मली डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, बट ये डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट एक तरह का फिक्स कॉस्ट है जो चेंज नहीं होगा लॉन्ग रन हराइजन में। और ये डेडिकेटेड मशीन का कॉस्ट है, ये पर यूनिट बेसिस भी चेंज नहीं हो रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन बैच साइज दिया हुआ है, तो इससे नंबर ऑफ बैचेस निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकालेंगे, 1,20,000 यूनिट के लिए 1200 यूनिट का अगर बैच साइज है तो 100 बैच लगेंगे, और 70,000 एनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है, बैच साइज 700 का है तो 100 बैच फिर से लगेंगे। सेटअप टाइम पर बैच दिया हुआ है, तो इससे आप टोटल सेटअप टाइम पता कर सकते हैं, विच विल बी फॉर 100 बैचेस 4,000, और फॉर 100 बैचेस इधर वाई में होगा 4600, तो टोटल मिला के आएगा 8,600। टेस्टिंग टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, तो अपने टोटल पता कर सकते हैं 1,20,000 और 70,000 से मल्टीप्लाई करके 970 आ रहा है। इंजीनियरिंग कॉस्ट का ऑलरेडी ब्रेकअप दिया हुआ है 960 और 13,80,000। Now a foreign competitor has introduced a product which is very similar to AXC. To maintain the company's share and profit, JKL Limited has to reduce the price to ₹90। तो सेलिंग प्राइस अभी जो चल रहा है वो है 103.8, अभी 90 करना पड़ेगा क्योंकि AXC का सिमिलर प्रोडक्ट आ गया है। द कंपनी कॉल्स फॉर मीटिंग एंड कम्स अप विद अ प्रपोजल टू चेंज द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट AXC। प्राइस कम करना है तो कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए डिजाइन चेंज कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स ऑफ द न्यू डिजाइन आर एज फॉलोज। देखो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट को रेफर कर दिया, तो एक्चुअली वो डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट था। ये प्रिंटिंग एरर हो गया इंस्टीट्यूट की तरफ से। मुझे लगता है कि अगर आपने उसमें इंक्लूसिव मान लिया है लेबर कॉस्ट को तो भी मार्क्स दे सकते हैं, बट अभी करेक्ट वैसे ही करा रहा हूँ, यानी कि मटेरियल कॉस्ट बना के करा रहा हूँ। तो वो 4 रुपया से रिड्यूस हो जाएगा, लेबर कॉस्ट 3 रुपये से रिड्यूस हो जाएगा, मशीन टाइम 20 मिनट्स से रिड्यूस होगा, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज मशीन एक डेडिकेटेड मशीन है। वो डेडिकेटेड मशीन का फिर कोई और यूज़ ही नहीं होगा ना। टाइम बचा के क्या कॉस्ट सेविंग होगा, कोई कॉस्ट सेविंग नहीं होगा बिकॉज उस मशीन का कोई ऑल्टरनेट यूज़ नहीं है। वो मशीन सिर्फ इसी प्रोडक्ट के काम आता है। तो इसको लेके भी एक ये ट्रिक है कि मशीन टाइम को कुछ नहीं करना है आपका, इसका रिडक्शन का कुछ नहीं करना है। फिर सेटअप टाइम 38 हो जाएगा, तो पहले क्या था 40 था, अभी 38 हो जाएगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग 1 घंटे से कम हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉस्ट एंड बैच साइज विल रिमेन अनचेंज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट फुल कॉस्ट फॉर पार्ट AXC WYE यानी कि XY एंड मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट फॉर पार्ट AXC। तो मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट मतलब आपको सेलिंग प्राइस करंट का मालूम है, टोटल कॉस्ट आप ब्रेकअप कर दोगे एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को।
तो टोटल कॉस्ट ब्रेकअप हो जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो पूछा AX और Y का है। मैंने अपने यहाँ पे वर्किंग में क्या किया, AXC WY और एज वेल एज न्यू डिज़ाइन तीनों का एक साथ निकाल दिया, क्योंकि वो नीचे के पार्ट में पूछा ही है। तो मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, AXC WY और न्यू AXC जो डिज़ाइन मॉडिफाई हो क्या है उसका टोटल पर यूनिट लिखा। डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट नाम ही रहने दिया। अज्यूम किया कि ये जो डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट है ये एक तरह से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही है, ऐसा अज्यूम करके मैंने सम किया। तो इससे मैंने क्या किया, 5040 जो आपका अमाउंट है ये रुपीज़ इन थाउजेंड है, उसको 1,20,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आएगा। वैसे ही 4200 रुपीज़ इन थाउजेंड है तो डिवाइड बाई 70,000 करा तो पर यूनिट आ गया। फिर लेबर कॉस्ट का भी वैसे ही पर यूनिट आ गया। फिर मशीनिंग कॉस्ट का भी उसी तरीके से पर यूनिट मैंने निकाल लिया। ओके, तो तीनों का पर यूनिट निकाल लिया। उसके बाद ये मशीन सेटअप कॉस्ट को दोनों में अपोर्शन करना है। तो 516,000 जो अमाउंट है उसको अपोर्शन करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले सेटअप टाइम का टोटल पता किया। 40 + 46 नहीं होगा, ये पर बैच दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 8,600 आ जाएगा। और 8,600 से आप डिवाइड करेंगे तो रेट 60 रुपये पर आवर आएगा। टेस्टिंग टाइम भी पर यूनिट दिया हुआ है, तो टोटल टाइम अपना 970 आ रहा है। और टेस्टिंग का कॉस्ट आपको दिख रहा है 2910 है, तो उसको 970 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 रुपये पर आवर आएगा। इंजीनियरिंग कॉस्ट का ये अमाउंट का ही ब्रेकअप दिया हुआ है, अगर आप दोनों का टोटल करोगे तो ये आ रहा है 13,927 28,40,000 और वही 13,80 और 960 को अगर आप ऐड करेंगे 13,80 और 960 तो 23,40 आ रहा है, और वही 23,40 यहाँ पे दिया हुआ है। उसका अमाउंट का ब्रेकअप दिया हुआ है तो उसका रेट वेट निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब इस रेट के मदद से हम लोग सेटअप कॉस्ट पर एक्स और वाई निकाल लेंगे। 60 रुपये पर आवर इंटू 40 नहीं करना, इंटू 4,000 करना, क्योंकि यहाँ पर ये 40 पर बैच है। ठीक है, वैसे ही 60 इंटू 4,600, वैसे ही 3 इंटू अगर आप पर यूनिट पे निकालना चाहते हो तो 3 इंटू 4 12 रुपये पर यूनिट, 3 इंटू 7 21 रुपये पर यूनिट। ऐसे करके मैंने ये वाला स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो 240 अमाउंट आया ना वो कैसे आया, 60 रुपये इंटू 4,000 करके। यहाँ पे आया 60,000 इंटू 4,600 करके, इस तरह से आया। रुपीज़ इन थाउजेंड है, सारे टोटल के फिगर्स रुपीज़ इन थाउजेंड है, इसलिए वो 000 मैंने हटा के लिखा हुआ है। टेस्टिंग कॉस्ट में आप पर यूनिट पे करके फिर टोटल में निकाल सकते हो। 3 रुपये पर आवर रेट था 4 घंटा, और 7 घंटा था 3 इंटू 7, ऐसे आ गया। इंजीनियरिंग का अमाउंट दिया हुआ ही था, ये दोनों अमाउंट दिया हुआ ही था, तो मैंने यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल दिया। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट आ गए दोनों के, और सेलिंग प्राइस मालूम था, मैंने पर यूनिट पे लिखा, प्रॉफिट पर यूनिट निकाला और मार्कअप ऑन कॉस्ट निकाल दिया। एक्चुअली मार्कअप ऑन कॉस्ट पूछा तो सिर्फ AXC का है, तो आप उसी का रहने दीजिए। मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट फॉर पार्ट AXC पूछा है, तो वाई का भी मैंने निकाल दिया था, बट जरूरत नहीं, खाली AXC का आंसर है फर्स्ट पार्ट का 20%। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन ने क्या पूछा आप देखो, बोल रहा है व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर न्यू डिजाइन टू मेंटेन द सेम मार्कअप परसेंटेज ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट एज इट हैड अर्लियर। तो टारगेट कॉस्ट निकालने के लिए टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट चाहिए। तो टारगेट प्राइस 90 रुपीज़ जो कॉम्पिटिटर्स प्राइस है, फॉरेन कॉम्पिटिटर का प्राइस, वही अभी हमारा प्राइस हो जाएगा। माइनस करना है टारगेट प्रॉफिट टू मेंटेन द सेम मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज 20% है, बट वो कॉस्ट के ऊपर है, तो उसको प्राइस के ऊपर ले जाने के लिए 20/120 करना पड़ेगा। इंटू 90 का 15 रुपये माइनस हो तो 75 आंसर आया। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, विल द न्यू डिजाइन अचीव द कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। आपको कॉस्ट रिडक्शन करके 75 तक पहुंचाना है। अभी हमारा कॉस्ट है 86.5, तो न्यू डिज़ाइन क्या हमारा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट अचीव कर पा रहा है। तो न्यू डिज़ाइन का एक अलग से आप उस पार्ट में फिर से स्टेटमेंट बना सकते हो, या फिर आप इसी पार्ट में कॉलम बना सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट में जाके फिर खाली कमेंट लिखना पड़ेगा। तो न्यू एक्सिक में ये जो इम्पैक्ट दिया हुआ मटेरियल कॉस्ट विल रिड्यूस बाय 4 रुपये पर यूनिट। तो पहले 42 था, अभी 38 हो गया। फिर लेबर कॉस्ट का बोल रहा है 15 था, 3 माइनस कर दो तो 12 हो गया। फिर मशीनिंग कॉस्ट का 7.5 रुपया पहले भी था और अभी भी है। इसका ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज नो चेंज बिकॉज द मशीन इज़ अ डेडिकेटेड मशीन। इसमें मिस्टेक हो जाता है, स्टूडेंट्स इसमें भी रिड्यूस कर देते हैं अगर ये सम पहले नहीं किया हो।
सेटअप कॉस्ट का जो आवर्स था वो 38 हो गया, तो 60 इंटू 38 इंटू 100 क्यों, नंबर ऑफ बैचेस वही रहेगा बिकॉज क्वेश्चन में बोला है बैच साइज विल रिमेन अनचेंज, बैच साइज अनचेंज है तो नंबर ऑफ बैचेस 100 ही रहेंगे, और 3800 आपको टोटल सेटअप आवर्स लेना पड़ेगा। 60 इंटू 3800 करेंगे कितना आएगा, 60 इंटू 3800 करने से 2,28,000 आ रहा है, तो 2,28,000 लिखकर मैंने डिवाइड बाई यूनिट्स कर लिया, तो हमारा आंसर 1.9 पर यूनिट आया। टेस्टिंग टाइम बोल रहे हैं 1 घंटा से कम कर दो, तो 4 का पहले 3 कर दो, तो 3 घंटा इंटू 3 रुपया करके 9 रुपया आ गया, और इंजीनियरिंग का कॉस्ट सेम रहेगा तो सेम रख दिया। ये टोटल कॉस्ट क्या 76.4 आया, टारगेट है 75 का, आया 76.4, तो कमेंट लिखेंगे कि नया डिज़ाइन पी में टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं हो रहा है क्योंकि उसका एक्चुअल कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से ज़्यादा है। तो ये पार्ट 2 का आपका आंसर हो गया। पार्ट 3 में पूछ रहा है 4 पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शंस दैट जेकेएल शुड टेक रिगार्डिंग न्यू डिज़ाइन। तो पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शन फॉर न्यू डिज़ाइन इज आपको फर्दर वैल्यू एनालिसिस इंजीनियरिंग कर करके अपने कॉस्ट रिड्यूस करने हैं, बट इसका कमेंट आपको हर कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। तो इसमें मैंने 4 पॉसिबल एक्शंस बताए हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग एंड वैल्यू एनालिसिस टू रिड्यूस द मटेरियल कॉस्ट फर्दर, टाइम एंड मोशन स्टडी आप करो टू रीडिफाइन डायरेक्ट लेबर टाइम एंड रिलेटेड कॉस्ट। ऐसा हम लोग क्लास में भी सम करते हैं जिसमें बेसिक्स में आपको समझाते हैं कि एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को कम करने का तरीका क्या क्या होता है। ठीक है, खाली एक्टिविटी वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करने से नहीं होता, एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को कैलकुलेट इसलिए करते हैं कि हर एक्टिविटी का कॉस्ट जान जाए और फिर उस कॉस्ट को कम कर पाएँ। तो मटेरियल के लिए वैल्यू एनालिसिस इंजीनियरिंग करो, लेबर के लिए टाइम एंड मोशन स्टडी कंडक्ट करो टू रीडिफाइन डायरेक्ट लेबर टाइम एंड लेबर रिलेटेड कॉस्ट, फिर फर्दर एक्सप्लोर करो पॉसिबिलिटीज टू डू कॉस्ट रिडक्शन इन मशीनिंग कॉस्ट, क्योंकि मशीनिंग कॉस्ट में एक्चुअली जो टाइम रिडक्शन हुआ उसका हम लोग बेनिफिट ले नहीं पाए। फिर और भी वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को ही रखो, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करो, रिड्यूस ओवरहेड्स बाय आइडेंटिफाइंग एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़। इसमें एक और पॉइंट बोला जाता है, क्या बोलते हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस आप कर सकते हो कि प्राइस रिडक्शन जो आप कर रहे हो अभी अपने प्रोडक्ट AXC का, उसका सेल का इम्पैक्ट क्या दूसरे प्रोडक्ट पे भी पड़ेगा क्या, वो भी एक पॉइंट लिखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में आया हुआ है ना, तो वहाँ पे ये सब पॉइंट्स दिए हुए थे। मैंने आपको 4 पॉइंट यहाँ पे बता दिए। इसमें आंसर लिखने का तरीका होता है कि हर एक आइटम ऑफ कॉस्ट को लेके थोड़ा सा आप पॉइंट लिखो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 में पूछ रहे स्टेट द मोस्ट सूटेबल सिचुएशन फॉर अडॉप्शन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। ये आपके इंस्टीट्यूट मैट से पूछा है, इसका मैंने पेज नंबर आपको दे दिया रेफरेंस में, लेटेस्ट मैट का पेज नंबर 4.15 में जाके पढ़ सकते हैं। इन जनरल एक ब्रीफ आइडिया के लिए मैं बोलूँ तो वहाँ पर टारगेट कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा सूट करता है जहाँ पर सब्सटेंशियल कॉस्ट हमारा लॉकअप हो जाए या कमिटेड हो जाए ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज, और ऐसा चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है, सर्विस प्रोडक्ट्स में नहीं हो पाता है। और भी उसमें कई सारे सिचुएशंस हैं, मोस्ट यूजफुल सिचुएशन जैसे असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज या कंपनी अप्लाइंग JIT या वैल्यू इंजीनियरिंग फॉर देयर प्रोडक्शन प्रोसेस, और भी उसमें बहुत सारे नॉलेज दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसी का ही आपको शॉर्ट समरी बना के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आई थिंक इंस्टीट्यूट मार्क्स आपको तभी देगा जब आप एग्जैक्टली वो पेज नंबर 4.15 के पॉइंट्स को लिखेंगे, यानी वो डिज़ाइन फेज में लॉकअप हो गया, सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता, फिर असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्री और इस तरह से जो भी पॉइंट्स वहाँ पर JIT जो कंपनी लगा रही है वो, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग रिपीटेटिव प्रोडक्शन में होता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो खोल के दिखा सकता हूँ। इंस्टीट्यूट मैट का जो पेज नंबर 4.15 है मैं एग्जैक्टली खोल के दिखा सकता हूँ आपको, आप एक बार नज़र से निकाल लो, रिवीजन करने के लिए आपको हेल्प होगा। ये रहा, ये पेज है, देखो मोस्ट यूजफुल सिचुएशंस फॉर टारगेट कॉस्टिंग ये पूछा है आपसे। पहला पैराग्राफ में वो लॉकअप वाला बात करना है, डिज़ाइन फेज में सबसे ज़्यादा अगर कॉस्ट लॉकअप हो रहा है तो टारगेट कॉस्टिंग है, बट ये चीज़ सर्विस में एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज सर्विस में आपका जैसे जैसे सर्विस देते रहते हैं वैसे वैसे वो सर्विस कस्टमाइज कर करके देते रहते हैं, उसमें डिज़ाइन फेज में सच कॉस्ट लॉकअप नहीं होता है। फिर असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हेविली विथ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, द इंडस्ट्रीज वेयर technologies
are being used for factory automation, which are working with computer-aided design, flexible manufacturing system, office automation, computer-aided manufacturing, shorter product life cycles, must develop systems for reducing costs during the planning, design, and development phases, are in the process of implementing management methods such as just-in-time value engineering. ठीक है, this list is not completely exhaustive as variety of factors are at work to promote the utility of target costing. यहाँ तक आपको लिख देना चाहिए. The above list is not completely exhaustive. ये भी लाइन लिख रहे तो बहुत अच्छा है. नहीं तो आपको कोई भी 4 पॉइंट बना के अपना, जैसे कि लॉकअप वाला सर्विस में लागू नहीं होगा, असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, कंपनीज इन्वॉल्व हेविली विथ ऑटोमेशन. ठीक है, वही ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जस्ट इन टाइम वैल्यू इंजीनियरिंग लगा रहा है. बस इतना बोल के छोड़ देना है. पॉइंट सही वाला लिखना है, अपना मन से कुछ भी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका. आई होप आपको हेल्प हुआ होगा. ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है और ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में पहले भी आया हुआ है. तो ओल्ड सिलेबस से हर बार यही देखते हैं कि 10 से 20 मार्क का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, बट अब ओल्ड सिलेबस में इतना सारा क्वेश्चन है, उसमें कितना कितना करोगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल उठा के बैठ जाओगे. अपने न्यू सिलेबस का पहले खत्म करो अच्छे से, फिर ओल्ड सिलेबस का सोचेंगे. ठीक है, अब न्यू सिलेबस का करने के बाद टाइम बचे तो सोचेंगे ओल्ड सिलेबस में क्या करना है नहीं करना है. सिमिलर चैप्टर्स खोज खोज के किया जा सकता है. और अभी तो ओल्ड सिलेबस का फिर भी इंस्टीट्यूट साइट पे मटेरियल अवेलेबल है. कुछ दिन और रहेगा, एक टर्म और रहेगा, उसके बाद तो हट जाएगा. तो ओल्ड सिलेबस फिर कहाँ से करोगे? इतना कोई ज़रूरत नहीं है. सब कॉमन सेंस से करने का चीज़ है. यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर हो गया इंस्टीट्यूट का, उसके कारण अब आपका गड़बड़ हो गया, तो मेरे को लगता है उसके कारण वो मार्क्स दे देंगे, क्योंकि ऐसा पहले जब जब हुआ है तो वो लोग मार्क्स दिए. बट जैसे अब आप मशीनिंग कॉस्ट का कॉस्ट रिडक्शन ले लेंगे तो मार्क्स कट जाएगा. अगर आप पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शंस में कुछ पॉइंट्स जो लिखे वो इनसे मैच नहीं हुआ तो मार्क्स कट जाएगा. तो ये सब प्रॉब्लम्स तो है. ठीक है,